नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आरोपों पर घिरे केजरीवाल, सीएम चन्नी ने पीएम मोदी से किया अनुरोध, कुमार विश्वास के आरोपों की जांच करवाएं। तेजी से घट रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 25,920 नए कोरोना संक्रमित मिले, दोगुने से ज्यादा हुए ठीक। केंद्र का फैसला, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के निस्तारण में कंपनियों की जिम्मेदारी तय, नए नियम लागू। गुजरात में 21 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजों में शुरू होगी ऑफलाइन कक्षाएं, माता पिता की लिखित सहमति से मिलेगा छात्रों को प्रवेश। भाजपा सांसद तेजस्वी ने की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ, अखिलेश बोले अनुपयोगी जी ने नहीं हमने बनवाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कुमार विश्वास के वीडियो के मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दे। राजनीति एक तरफ है, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। दरअसल कुमार विश्वास ने खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल का सपना किसी भी तरह से पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का है। कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मुझे पंजाब का सीएम बनना है या फिर खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अबोहर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के आरोप पर पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जिसने ये भेद खोला है वे इनके पुराने विश्वस्त साथी रहे हैं। कवि और चिंतक होने के नाते देश भर के उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश भर की युवा पीढ़ी उनका इंतजार करती है। ऐसे इंसान ने कल कह दिया है जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यह दर्द ज्यादा हुआ होगा तो उन्होंने ये खुलासा किया है। वहीं इस पर आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा ने जो है अरविंद केजरीवाल का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से एक दिन पहले ही इस तरह के बयान देना ये किसी साजिश की तरह लगता है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से घट रहा है। बीते 24 घंटे में 25,920 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इससे दोगुने से ज्यादा ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 492 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। इस दौरान कुल 25,920 नए संक्रमित पाए गए हैं। यह संख्या गुरुवार की तुलना में 4,837 कम है। गुरुवार को 30,757 कोरोना संक्रमित मिले थे। गत 24 घंटे में 66,254 लोगों ने महामारी को मात भी दी है। देश में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,64,64,99,461 खुराक दी जा चुकी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त कोविड-19 प्रतिबंधों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने के लिए कहा था। ओमिक्रॉन वेरिएंट्स सामने आने के बाद बीते जो कुछ महीनों में फिर से प्रतिबंध लगाए गए थे। कोरोना की स्थिति में सुधार के चलते अधिकांश राज्यों में उनमें ढील दी जा चुकी है। शिक्षा संस्थानों को फिर खोला गया है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाते हुए देश में प्लास्टिक पैकेजिंग अवशेष प्रबंध नियमों को बुधवार को नए सिरे से अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत प्लास्टिक अवशेष प्रबंध के लिए उत्पादकों और आयातकों, ब्रांड मालिकों और केंद्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अधिसूचित नए नियमों के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से देश में पूरी तरह पुनः इस्तेमाल किए जाने योग्य प्लास्टिक को बढ़ावा देना है। मंत्रालय का दावा है कि इससे न सिर्फ प्लास्टिक पैकेजिंग अवशेष की चक्रीय अर्थव्यवस्था मौजूद होगी बल्कि प्लास्टिक के नए विकल्पों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये नियम देश में कारोबार के लिए टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की राह भी प्रशस्त करेंगे। नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत पुनः इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को 4 श्रेणियों में बांटकर इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग, सिंगल लेयर प्लास्टिक, मल्टी लेयर प्लास्टिक और प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक शीट से बने कवर, कैरी बैग शामिल है। देश में प्लास्टिक कचरे का 60% हिस्सा प्लास्टिक पैकेजिंग से आता है, इसलिए सरकार का जोर प्लास्टिक पैकेजिंग के कचरे के निस्तारण पर है।
देश में अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसी बीच गुजरात शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ 21 फरवरी से गुजरात के सभी स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में पूरी क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी। कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। देश में अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इस बीच गुजरात शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 21 फरवरी से गुजरात के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं में पूरी क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी। कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण स्कूल और कॉलेजों को 8 जनवरी को बंद कर दिया गया था। हालांकि कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद नहीं थे। अब गुजरात के सभी छात्र स्कूलों और कॉलेजों में 21 फरवरी को सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों और एसओपी का पालन करते हुए शिक्षण संस्थानों में वापस आ जाएंगे। हालांकि छात्र अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल में जा सकते हैं। राज्य में ऑफलाइन कक्षाएं सरकार द्वारा पहले ही जारी किए गए कोरोना मानकों के अनुसार चलाई जाएंगी। वहीं सूरत के कुछ स्कूल छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए माइंड फ्रेश एक्टिविटीज के साथ ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर चुके हैं। कोरोना वायरस के घटते मामलों के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज अब नए कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार फिर से खुल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का श्रेय देने के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को आड़े हाथ लिया है। तेजस्वी सूर्या के ट्वीट का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चिराग तले अंधेरा तो सुना था, भाजपाइयों के अज्ञान को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि सूर्या मतलब सूर्य तले अंधेरा। जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ के पुल ये बांध रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि वो अनुपयोगी जी ने नहीं, हमने बनवाया था। देखना कहीं ये भी तो उद्घाटन नहीं कर गए। तेजस्वी सूर्या ने गुरुवार को ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के शासन में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक वीडियो शेयर कर लिखा था कि योगी जी के एक्सप्रेस वे प्रदेश में लखनऊ से कन्नौज तक, साथ ही यूपी योगी हैशटैग शेयर किया था। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी के झांसी दौरे को लेकर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि झांसी में शयन कर रहे बाबा जी का ध्यान रखें, कहीं वो सपने में उठकर उस हवाई झांसी दिल्ली एक्सप्रेसवे पर या झांसी मेट्रो में विचरण करने न चला जाए, जिसका झूठा वादा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी से किया था। इस बार बुंदेलखंड की जनता इस धोखा देने वालों को खंड खंड कर देगी। उधर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सपा के गढ़ में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आरोपों पर घिरे केजरीवाल, सीएम चन्नी ने पीएम मोदी से किया अनुरोध, कुमार विश्वास के आरोपों की जांच करवाएं। तेजी से घट रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 25,920 नए कोरोना संक्रमित मिले, दोगुने से ज्यादा हुए ठीक। केंद्र का फैसला, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के निस्तारण में कंपनियों की जिम्मेदारी तय, नए नियम लागू। गुजरात में 21 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजों में शुरू होगी ऑफलाइन कक्षाएं, माता पिता की लिखित सहमति से मिलेगा छात्रों को प्रवेश। भाजपा सांसद तेजस्वी ने की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ, अखिलेश बोले अनुपयोगी जी ने नहीं, हमने बनवाया। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। सीमापुरी के मकान से मिले आईईडी को एनएसजी की टीम ने गुरुवार रात जैसे ही निष्क्रिय किए, लोगों ने राहत की सांस ली। राहत जो है करीब 8:30 बजे जेसीबी की मदद से गहरा गड्ढा खोदा गया और इसके बाद बम को उसमें रखकर विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया। एक तेज और दूसरे हल्के धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। इस दौरान मौके पर एफएसएल की टीम भी मौजूद रही। विस्फोट करने के बाद एफएसएल की टीम ने मौके से विस्फोटक के सैंपल लिए। सूत्रों का कहना है कि गाजीपुर में मिले आईईडी को आरडीएक्स व अमोनियम नाइट्रेट की मदद से तैयार किया गया था। इस बम में भी इस विस्फोटक मिलने की संभावना है। देर रात तक पूरे इलाके में बैरिकेडिंग लगी रही।
J&K ब्लॉक के आसपास रास्ते को लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि दोपहर जब पुलिस टीम कमरे पर पहुंची तो वहां कमरे में जमीन पर बिछे कुछ बिस्तर और कपड़े मिले थे। इसके अलावा काले रंग के बैग में IED रखा हुआ था। संदिग्ध ने इसे कहां के लिए प्लान किया था इसका पता नहीं चला है। NSG की टीम ने एक रस्सी में बांधकर उसे बिल्डिंग से नीचे लटकाया। इसके बाद बेहद सावधानी से उसे डिफ्यूजिंग मशीन में रखकर J&K ब्लॉक के DDA पार्क में लाया गया। यहाँ आसपास लोगों को हटाकर JCB की मदद से करीब 12 फुट गहरा गड्ढा जो है खोदा गया था। इसके बाद उस गड्ढे में ही विस्फोट कराकर बम को निष्क्रिय कर दिया गया। बम निष्क्रिय करने के बाद स्पेशल सेल की टीम लोकल पुलिस की मदद से पूरे एरिया के CCTV कैमरे की फुटेज जुटाने में लगी रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन संदिग्धों की फोटो तो पुलिस को मिल गई है, लेकिन यह किन किन लोगों से मिलते हैं और कौन कौन इनसे मिलता है उसकी पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। रोहिणी इलाके में 3 साल की बच्ची कीर्ति नगर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 साल की बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे प्रेमनगर थाना पुलिस को भाग्य विहार में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की जानकारी मिली थी। मौके पर पुलिस को बच्ची की मां मिली। उसने बताया कि वह यहां अपने 2 बच्चों के साथ किराए पर रहती है, जबकि उसका पति गाँव गया हुआ है। महिला ने पुलिस को बताया कि रात को पड़ोस में झगड़ा हो गया था, वह वहां चली गई। वापस आने पर लड़की घर पर नहीं दिखी। काफी तलाश करने पर वह नहीं मिली। पड़ोसी के घर जाने पर बच्ची मिल गई। उसके निजी अंग से खून निकल रहा था। पड़ोसी लड़का भागने लगा। शोर मचाने पर लोगों ने उसे दबोच लिया। बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इशारा कर आरोपी की करतूत के बारे में बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र 18 साल है। वहीं दूसरे मामले में कीर्ति नगर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा से पड़ोस में रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का उसने आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि दिसंबर माह में वह अपनी 9 साल की बहन के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक आया और मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। डर की वजह से उसने किसी को नहीं कुछ बताया। फिर करीब 5 दिन पहले वह दुकान से घर जा रही थी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर कमरे में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने सारी बात अपनी मां को बता दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में आज और कल तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि दिन भर धूप खिली रहेगी और सर्दी से मिली राहत बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना जताई थी। इस वजह से शाम को हल्की सर्दी का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर धूप खिली रही तो लोग धूप का आनंद लेते हुए भी दिखे। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 28 से 96% तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहने के साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। शनिवार को भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की मध्यम रफ्तार होने की वजह से बृहस्पतिवार को हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि हवा की रफ्तार अधिक होने की वजह से वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हो सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 241 पर रहा, जबकि फरीदाबाद 258, गाजियाबाद 262, ग्रेटर नोएडा का 210, गुरुग्राम का 287 व नोएडा का 208 AQI रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई और राजनीतिक पार्टियों ने जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की डेरा ब्यास के गद्दीशीन बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार जो है डेरा ब्यास पहुंचने और डेरा मुखी से मुलाकात को इसी नजर से देखा जा रहा है। इन मुलाकातों की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के अलावा डेरा सच्चा सौदा, नूर महल डेरा यानी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, संत निरंकारी मिशन, नामधारी पंथ का डेरा और डेरा सचखंड बल्ला में भी नेता हाजिरी भर रहे हैं। इसके अलावा भी हजारों डेरे और इनकी शाखाएं हैं। पंजाब की 117 में से 90 सीटों पर इन डेरों से जुड़े मतदाता हार जीत तय करते हैं। बड़ी संख्या में मंत्री और पूर्व मंत्री और बड़े नेता इन डेरों से जुड़े रहते हैं।
डेरा व्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की 3 दिन के भीतर पीएम मोदी व अमित शाह से अलग अलग मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बुधवार को राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ मुलाकात के कई सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और इससे पहले रविवार को बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के दोनों प्रमुख नेताओं की डेरा व्यास प्रमुख के साथ मुलाकात अहम मानी जा रही है। हालांकि डेरा व्यास राजनीति से दूर रहा है, लेकिन चुनावी गर्माहट के बीच अमित शाह व मोदी से बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की मुलाकात और तस्वीरों के वायरल होने से भाजपा नेताओं को डेरा व्यास संगत के वोट को जो है काफी उम्मीद है। हालांकि सीएम चन्नी भी डेरा व्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान लाल किला हिंसा के चलते सुर्खियों में आए फिल्म अभिनेता दीप सिंह सिद्धू सड़क हादसे में मौत ने कई सवाल को खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा है कि यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव है और दीप सिद्धू किसान आंदोलन के एक क्रांतिकारी के नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर वह कई दलों की भूमिका का विरोध कर रहे थे, जिसे देखते हुए दीप सिद्धू की मौत की उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। यह एक सड़क हादसा था या हत्या कोई साजिश? पंजाब कांग्रेस भवन में हरीश चौधरी और पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि दीप सिद्धू के साथ हुए हादसे में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। वह किसान आंदोलन में क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे थे और उनसे रंजिश रखने वालों की भी कमी नहीं थी। आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के समय लाल किले पर झंडा फहराने में दीप सिद्धू ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसकी कई सियासी दलों ने निंदा की थी। इसलिए दीप सिद्धू की मौत की जांच होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मांग सभी दलों को मिलकर चुनाव आयोग से करनी चाहिए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आरोपों पर घिरे केजरीवाल, सीएम चन्नी ने पीएम मोदी से किया अनुरोध, कुमार विश्वास के आरोपों की जांच करवाएं। तेजी से घट रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 25,920 नए कोरोना संक्रमित मिले, दोगुने से ज्यादा हुए ठीक। केंद्र का फैसला, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के निस्तारण में कंपनियों की जिम्मेदारी तय, नए नियम लागू। गुजरात में 21 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजों में शुरू होगी ऑफलाइन कक्षाएं, माता पिता की लिखित सहमति से मिलेगा छात्रों को प्रवेश। भाजपा सांसद तेजस्वी ने की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ, अखिलेश बोले अनुपयोगी जी ने नहीं हमने बनवाया। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत हार को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। दोनों सियासी ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर चन्नी से कहा कि भगवंत मान जो है 51,000 वोटों से जीत रहे हैं, तो चन्नी ने भी पलटवार किया कि केजरीवाल कम से कम 51,000 बार झूठ बोल चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए 2017 के पुराने जो ट्वीट है वो साझा किए। उन्होंने पुराने ट्वीट जिनमें केजरीवाल द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव में माझा क्षेत्र में आपकी लहर, 2019 में दिल्ली लोकसभा चुनाव में 7 में से 5 सीटें जीतने, कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2017 में पटियाला और लंबी से हारने और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से हारने का दावा किया है। उन्होंने केजरीवाल को इन ट्वीट के जरिए सलाह दी। उन्होंने अब सियासी आकलन को बंद कर देना चाहिए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल लगातार चन्नी के चमकौर साहिब और भड़ौत से चुनाव हारने की बात करते रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि आप पार्टी द्वारा चमकौर साहिब और भदौड़ सीट पर सर्वे कराया गया है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की हार निकलकर सामने आई है। इसके बाद चन्नी ने भी पलटवार किया था कि भगवंत मान दूरी से हार रहे हैं। केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री राघव चड्ढा को बनाने के लिए खुद मान को हराने में लगे हुए हैं।
भीतरघात को लेकर विधायकों की खुली नाराजगी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर हैंडल से दर्शाया एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। इसे कौशिक ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। उनके निर्देश पर पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर मामले में मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध किया है। पार्टी ने फर्जी ट्वीट को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट में मदन कौशिक के इस्तीफे और हार की जिम्मेदारी लेने की भी बात कही है। कौशिक ने इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले में उन्होंने संगठन को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने बताया कि उन्होंने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायत कर दोषी के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का भी अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु कुंडीर को बाहर का रास्ता दिखाया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने उन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई की है। आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु कुंडीर को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने बताया कि आप जनता के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी हैं, लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाने के दौरान जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें पार्टी इसी तरीके से कड़ा संदेश देगी। पार्टी का मकसद प्रदेश की राजनीति में जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रखना है, लेकिन हिमांशु कुंडीर पार्टी में रहने के बावजूद पार्टी विरोधी काम में संलिप्त पाए गए, जिससे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। यूपी बिहार के भैये वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी हंस हंस कर तालियां बजा रही थी, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोगली राजनीति करती है। पंजाब में प्रियंका गांधी अलग अलग बयान देती है और उत्तर प्रदेश में अलग लोगों को गुमराह करना कांग्रेस का शुरू से ही काम रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को लुधियाना के एक निजी होटल पहुंची और वहां शहर के सीए के साथ मीटिंग भी की और इस दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट करने की भी अपील की है। मीनाक्षी लेखी चौपर के जरिए लुधियाना आई और सीधे फिरोजपुर रोड स्थित एक होटल में पहुंची। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस बार इतिहास बदलेगा। उन्होंने चन्नी के बयान पर कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने लुधियाना दौरे पर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को वापस लौट जाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में जाकर अलग बयान देती हैं और यहां कांग्रेस की अलग सोच है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को पंजाब के लुधियाना के एक होटल में उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण पंजाब में आतंकवाद फैला और दिल्ली दंगों के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यह ना भूलें कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहां रहते हैं तो पंजाब के लोग ही भी उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े आराम से रहते हैं। पंजाब के सीएम को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी गोविंदगढ़ उनका ससुराल है। वह मंत्री बनने के बाद पहली बार पंजाब में आए हैं। उनकी पत्नी का जन्म लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में हुआ था। पीयूष गोयल ने पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर सबकी नजर है। प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने नाम के साथ पति का नाम नहीं लगाते और अब कह रही हैं कि पंजाब की बहू चन्नी ने जो बयान दिया है वह निंदनीय है। आप झूठे वादे कर रही है। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के खोखले वादे कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। मोदी सरकार ने जो काम किया है वह देश के सामने है। गोयल ने कहा कि लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र में देश की शान है। लुधियाना देश के विकास का केंद्र है। लुधियाना को जितना आगे बढ़ना चाहिए था वह भ्रष्टाचार के कारण उतना आगे नहीं बढ़ सका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आरोपों पर घिरे केजरीवाल, सीएम चन्नी ने पीएम मोदी से किया अनुरोध, कुमार विश्वास के आरोपों की जांच करवाएं। तेजी से घट रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 25,920 नए कोरोना संक्रमित मिले, दोगुने से ज्यादा हुए ठीक। केंद्र का फैसला, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के निस्तारण में कंपनियों की जिम्मेदारी तय, नए नियम लागू। गुजरात में 21 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजों में शुरू होगी ऑफलाइन कक्षाएं, माता पिता की लिखित सहमति से मिलेगा छात्रों को प्रवेश। भाजपा सांसद तेजस्वी ने की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ, अखिलेश बोले अनुपयोगी जी ने नहीं हमने बनवाया।